अध्याय 26। जब मैंने देखा कि मिस क्लोई का दरवाज़ा खुला हुआ है तो मुझे हंसी आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उनकी आवाज़ मुझे पूरे हॉल से सुनाई दे रही थी। डेब्यूटेंट बॉल की तैयारी के लिए मिस क्लोई को दूसरी नौकरानियों से काम लेना पड़ रहा था। हालांकि उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और मेरे अलावा सबके साथ कठोर व्यवहार कर रही थीं। इसी वजह से जिन्होंने मुझे इतने समय तक तंग किया था वे अब मेरे सामने फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे मुझसे मदद नहीं मांगना चाहती थीं, लेकिन वे मिस क्लोई को संभाल नहीं पा रही थीं। यहाँ तक कि जब मैंने उन्हें मुश्किल में देखा तो मैंने जानबूझकर अनदेखा करने का नाटक किया। मेरी जानबूझकर की गई अनभिज्ञता के कार्य को कोई भी मात नहीं दे सकता था। खैर, अचानक से महिला नायिका की विश्वासपात्र बनना काफी रोमांचक था, क्योंकि मिस क्लोई ने अपने 18वें जन्मदिन के बाद अपनी भागने की योजना के बारे में मुझे बताने के समय से थोड़ा अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ये तब भी हो सकता है जब मैंने उन्हें अपने अजीब सपने के बारे में बताया, लेकिन दोनों एक ही समय के आसपास की बात थी। इस वजह से मैं मिस क्लोई के सामने अच्छी तरह से व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी और दिखावा कर रही थी कि मैंने उनके भागने के बारे में कुछ नहीं सुना। मैंने तुमसे कहा था, अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। छोटी हवेली की नौकरानियां खोई हुई लग रही थीं, क्योंकि मिस क्लोई उन पर लगातार गुर्रा रही थीं। ये काम नहीं कर रहा है। इस दर से केवल उनका नाप लेने में ही कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। मैंने कमरे में जाने का फैसला किया और नापने वाला टेप ले लिया। जब मैं उनके पास गई तो मिस क्लोई थोड़ी सहज हो गईं और दूसरी नौकरानियां राहत के साथ चुपचाप पीछे हट गईं। तुम सब जाओ। दूसरी नौकरानियां तेजी से कमरे से बाहर निकल गईं, क्योंकि मिस क्लोई ने बिना उनकी तरफ देखे अपने बालों में उंगली फेरी। जैसे ही मैंने नापने वाला टेप आगे बढ़ाया और नीचे झुकी, मिस क्लोई ने स्वेच्छा से मुझे अपना काम करने दिया। तुम सारा काम मुझे देने की कोशिश कर रही हो, है ना? जाहिर है। उनका उदासीन जवाब अभी भी थोड़ा ठंडा लग रहा था। क्या वो अभी भी नाराज हैं? मैंने सावधानी से ऊपर देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, बहुत मजाकिया। जब भी वे चीजें मुझे छूती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। मैं चाहूंगी कि तुम ये करो। ओह, ऐसा है? तो जब मैं तुम्हें छूती हूं तो कैसा महसूस होता है? मिस क्लोई ने जवाब नहीं दिया। अचानक चुप्पी से मैं घबरा गई। मैंने नापने वाला टेप मोड़ लिया और ऊपर उनकी तरफ देखा। वो शायद पूरे समय मुझे ही घूर रही होंगी, क्योंकि हमारी आंखें तुरंत मिल गईं। मिस, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती। छोड़ो, मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। ये क्या था? जब मैं उलझन में अपना सिर झुका रही थी तो मिस क्लोई ने फिर से उस नापने वाले टेप को घूरा जिसे मैं उनके ऊपर रख रही थी और कहा, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे कम संवेदनशील महसूस होता है। क्या तुम समझती हो मेरा क्या मतलब है? जरूरी नहीं, क्योंकि मैं हर समय अपने साथ रहती हूं। तुम फिर से पलटकर जवाब दे रही हो, है ना? यह पहली बार नहीं होगा। मेरी गलती। मुझे माफ करना। ओह, ठीक है। मुझे अच्छी तरह से व्यवहार करने की जरूरत है। मैंने अपनी बात को बीच में ही काट दिया और हंस पड़ी। हालांकि मिस क्लोई के चेहरे पर मेरी तरफ देखते हुए एक गूढ़ भाव था। क्या वो मुस्कान थी या नाराजगी? जो भी हो, मुझे अपने उस सपने के बारे में और बताओ। क्या? वह सपना? फिर से? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सपने में एक आदमी के रूप में दिखाई दी थी। मुझे उन्हें सपने के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए था। इस पर बुरा महसूस करते हुए मैंने भ्रमित होने का नाटक किया और कहा, क्या मैंने कहा था? तुमने यही कहा था। मुझे ज्यादा याद नहीं है। वो सपना एक खदान जैसा था। मैंने उन्हें जब से इसके बारे में बताया था तब से मिस क्लोई मेरे प्रति कितनी ठंडी थी। इसके आधार पर यह लगभग एक टाइम बम था जो कभी भी फटने के लिए तैयार था। ओह, वैसे मिस, आप स्थापना दिवस समारोह में महामहिम क्राउन प्रिंस से मिल पाएंगी। चिंतित होकर मैंने तुरंत विषय बदल दिया। ये दिखावा करना कि मुझे पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही थी मिस क्लोई के साथ मुझे कहीं नहीं ले जा रहा था। और ऐसा लगता है कि मैंने बात को टालने के लिए सबसे अच्छा विषय नहीं चुना। मिस क्लोई ने इस विषय में अपनी अरुचि स्पष्ट रूप से व्यक्त की। लेकिन आइए, क्या नंबर 1 पुरुष लीड थोड़े से ध्यान के भी लायक नहीं है? मैंने सोचने में थोड़ा समय लिया, फिर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा,
लेकिन क्या क्राउन प्रिंस हर शुरुआत करने वाली महिला का सपना नहीं होते हैं? मैं जानती थी कि मिस क्लोई को क्राउन प्रिंस में जरा भी रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे कम से कम कोशिश तो करनी ही थी। काश हाइड को पता होता कि मैं उनकी मदद करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूं। हालांकि मिस क्लोई एक अप्रत्याशित सवाल के साथ वापस आईं। क्या तुमने शुरुआत की? मैंने? हाँ, मैंने की थी। मैं पहले ही 19 साल की हो चुकी थी। एक डेब्यूटेंट होने की उम्र बहुत पहले बीत चुकी थी। मैंने 16 साल की उम्र में अपना डेब्यूटेंट बॉयल किया था। ये तब हुआ था जब मेरा परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका था, इसलिए मुझे अपनी पोशाक के लिए फटे पुराने कपड़े पहनने पड़े थे। ये मेरी सबसे सुखद यादों में से एक नहीं थी, खासकर तब जब मेरा सामाजिक जीवन इसके बाद पूरी तरह से खत्म हो गया था। हालांकि मिस क्लोई के पास और भी अजीब सवाल थे। क्या तुम भी क्राउन प्रिंस के साथ नाचना चाहती थी? ठीक है, मैंने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि यह विषय इस तरह मुड़ेगा। दरअसल उस समय मेरे पास सोचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि मैं घर वापस जाना चाहती थी। और घर से मेरा मतलब मानसिक अभयारण्य से है, न कि भौतिक घर से। उस समय की अपनी यादों को याद करते हुए मैंने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि मेरे गाल लाल हो गए थे, क्योंकि मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या कहना है। नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं। मैं बस सामान्य रूप से लोगों के बारे में कह रही हूं। हर कोई एक सुंदर उच्च वर्ग के नृत्य साथी के बारे में कल्पना करता है ना? मिस क्लोई मेरे अविश्वासी जवाब को आंतरिक रूप से ले रही थीं। फिर उन्होंने कहा, मुझे याद रहेगा। क्या याद रहेगा? कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा हो गया है तो उन दूसरी नौकरानियों को वापस आने के लिए कहो। मैं थोड़ी भ्रमित थी, लेकिन मैंने उनके आदेश का पालन किया। जब मैंने उन्हें बुलाया तो दूसरी नौकरानियां दौड़ती हुई वापस आईं और मिस क्लोई सोफे से अपनी पोशाक के लिए अलग अलग कपड़े छांटना शुरू कर दिया। मुझे भीड़ से थोड़ा बाहर धकेल दिया गया था और मुझे दूर से देखना पड़ा। मिस क्लोई या नौकरानियों को मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे पूरी तरह से मेज पर रखे कपड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मुझे मिस क्लोई को इतनी सारी नौकरानियों से घिरा हुआ देखने की आदत नहीं थी, लेकिन भविष्य में यही नया सामान्य होने वाला है। हालांकि जैसे ही ये विचार मेरे दिमाग में आया, मेरा दिल थोड़ा बैठ गया। रुको, अभी क्या हुआ? क्या मुझे छूटे हुए महसूस होने का दुख हो रहा है? अपनी प्रतिक्रिया से हैरान होकर मैंने धीरे से अपनी छाती थपथपाई और फिर जल्दी से घूम गई। मैं जरूर पागल हो गई हूं। हर उस चीज में से जो मैं महसूस कर सकती थी और सोच सकती थी, ये क्यों? मैंने इस विचार को दूर भगाने के लिए कुछ बार अपना सिर पीटा और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि मैंने मिस क्लोई की आवाज पीछे से आती हुई सुनी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं सहम गई और रुक गई, लेकिन बिना पीछे मुड़े उनकी तरफ देखे जवाब दिया, क्या? ओह, मुझे कुछ काम है। जब तुम बात करती हो तो मेरी तरफ देखो। गटक। अपने मुंह को सूखा महसूस करते हुए मैंने अपनी लार निगली और धीरे धीरे वापस मुड़ी, ये देखने के लिए कि मिस क्लोई मुझे एक गूढ़ अभिव्यक्ति के साथ देख रही थीं। तुम मेरी नौकरानी हो। मैं छोटी हवेली की नौकरानी भी हूं। आज नहीं, आकर एक कपड़ा चुनो। मैं उन्हें मना करने वाली थी, लेकिन जल्दी से अपना मन बदल लिया। रुको, वो सही कह रही हैं। आपको उस पोशाक को बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होना होगा जिसे मिस क्लोई पहनने वाली हैं। जैसे ही मैं तेजी से उनके पास गई, मिस क्लोई ने कपड़े आगे बढ़ा दिए ताकि मैं उन्हें देख सकूं। मुझे लगता है कि ये वाला तुम पर अच्छा लगेगा। जिस कपड़े को मैंने चुना वो गहरा नीला था। मुझे लगा कि गहरा शानदार दिखने वाला रंग उन पर अच्छा लगेगा। मैं इसका ध्यान रखूंगी। वैसे हाँ, अपना चुनो, मेरा नहीं। क्या? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा? हर डेब्यूटेंट के साथ एक नौकरानी होती है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? मैं और किसे लाऊंगी? मिस क्लोई ने कहा। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, दूसरी नौकरानियां कांप गईं। जैसे ही मिस क्लोई की बर्फीली नजर उन पर पड़ी, फिर जल्दी से मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे सहमत थीं कि उन्होंने क्या कहा था। जब मैं स्थिर खड़ी रही और चुप रही तो मिस क्लोई ने सोफे पर अपनी बगल की सीट को थपथपाया। यहाँ आओ और एक चुनो। और इसलिए बस ऐसे ही ये आधिकारिक हो गया। क्लाउड गुपचुप तरीके से
अकेले हाउस ऑफ बिसेस्टर से निकल गया। उन्होंने ड्यूक के साथ अचानक डेब्यूटेंट बॉल फेंकने के लिए एक चर्चा का अनुरोध किया और सफलतापूर्वक घर छोड़ने के बिल्कुल उचित और अतिदेय अधिकार पर बातचीत की जब भी वो चाहती थीं। ड्यूक का निजी मुखबिर क्लाउड के पीछे लग गया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जिस व्यक्ति से वो मिल रहे थे उसे फर्क पड़ा। किसी ने तुम्हारा पीछा किया, डीएस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उनकी आवाज में उनके सामान्य रूप से विपरीत चिड़चिड़ापन की भावना थी। क्लाउड पहले घर में कदम रखा और उदासीनता से जवाब दिया, अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो। भले ही उन्होंने ये कहा, क्लाउड जानते थे। वो जानते थे कि डीएस स्वेच्छा से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनके लिए मददगार होगा। और वो सही थे। डीएस ने कुछ नहीं किया क्योंकि ड्यूक का निजी मुखबिर पहले घर के सामने घूमता रहा। इसके बजाय उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़कर देखा कि क्लाउड पहले ही एक सीट पर सहज हो गए थे, जैसे कि ये घर उनका अपना हो। क्या है? डीएस सीधे मुद्दे पर गए और क्लाउड ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, दवा। तुम्हारे पिछली बार दवा लेने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ है। दरअसल क्लाउड की निजी नौकरानी खुद इसे लेने आई थी। डीएस ने ये कहते हुए ब्लेयर की कल्पना की। उन्होंने देखा कि उनकी गोल संगमरमर जैसी आंखें हर बार जब उनकी आंखें मिलती थीं तो तेज हो जाती थीं। हालांकि उन्हें ये हास्यास्पद लगा कि उनकी सबसे चालाक नज़र भी नरम और सौम्य थी। उनके बारे में कुछ है जो मेरा ध्यान खींचता है। जैसे ही डीएस मुस्कुराए, क्लाउड ने उन्हें एक भयंकर नज़र दी। ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड जानते थे कि डीएस क्या सोच रहे थे। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जिसका विपरीत असर हो। डीएस की रहस्यमय बैंगनी आंखें चमक उठीं। मैं समझ गया, जरूर डेब्यूटेंट बॉल होगी। डीएस ने तुरंत स्थिति का अनुमान लगा लिया। क्लाउड की उम्र, समय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रहे थे, ये मुश्किल नहीं था। हालांकि डीएस बस क्लाउड की मदद नहीं करने वाले थे। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं इसे बस तुम्हें दे दूंगा? तुम सहयोग करोगे? क्लाउड ने अपने लंबे बालों को अपने माथे से हटाया क्योंकि डीएस उन्हें जिज्ञासा से घूर रहे थे। फिर उन्होंने उन्हें फिर से खोलने से पहले लंबे समय तक अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उनके माथे पर कहीं से भी एक सफ़ेद चमक के साथ एक पैटर्न दिखाई दिया। हा। पैटर्न को पहचानते हुए डीएस जोर से हंस पड़े। यह उनकी क्षमता का निशान था। काफी देर तक हंसने के बाद डीएस ने आखिरकार एक खुश मुस्कान पहनी और कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। क्लाउड के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि उन्होंने ऐसा होने की उम्मीद की थी। मैं इसे भेजूंगा और इसे उस लड़की के नाम से संबोधित करूंगा। डीएस ने खुशी खुशी अपना वाक्य लपेटा और क्लाउड मुड़ गए, ये दिखाने के लिए कि इस जगह पर उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा था। हालांकि क्लाउड के लिए डीएस के पास एक विदाई बयान था क्योंकि वो दूर जाने वाले थे। बधाई हो, मुझे लगता है कि तुम्हें और उस लड़की को अलग होना पड़ेगा। यह बयान एक मुस्कुराहट में डूबा हुआ था, जैसे कि वो नियंत्रित नहीं कर सकते थे कि उन्हें कितना खुशी महसूस हो रही थी। हालांकि क्लाउड डीएस के शब्दों से हिल गए नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने माथे पर शिकन डाली और कहा, ऐसा नहीं होगा। सच में? क्लाउड की बेपरवाह नज़र डीएस पर पड़ी। भले ही हम ऐसा करें, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी घूरना एक चेतावनी की तरह पहले से कहीं ज्यादा ठंडा था। मिस क्लोई को डेब्यूटेंट बॉल की तैयारी के लिए अनगिनत सबक दिए गए थे। सुश्री डेरे ने सावधानी से चुने गए शिक्षकों की एक श्रृंखला दिन में कई बार छोटी हवेली में आती और जाती रही। इसने आमतौर पर सुनसान छोटी हवेली में ऊर्जा और उत्साह की एक नई हवा को जन्म दिया। मैंने यहाँ हलचल के बजाय ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि मूड में इतना महत्वपूर्ण बदलाव आया था। छोटी हवेली अब मुख्य हवेली की छाया में नहीं थी। मिस क्लोई को मिल रहे सबकों के बारे में मेरी वास्तव में एक अलग राय थी। मैं वास्तव में ये नहीं समझ पाई कि ड्यूक डेब्यूटेंट बॉल से पहले केवल कुछ ही महीने शेष रहने पर मिस क्लोई को इन सभी सबकों से क्यों गुजार रहे थे। क्या उन्हें लगता है कि अगर उन्हें अचानक इस तरह शिक्षित किया जाता है तो वह तुरंत एक अलग व्यक्ति बन जाएंगी? लोग इस तरह से सीखते और बदलते नहीं हैं। हालांकि टाडा, वह बदलाव वास्तव में हुआ। कहानी जारी रहेगी।